किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से
अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? इस महत्वपूर्ण वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एज रिपोर्टेड बाय द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सपोर्ट में दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन बना। इसके लिए निश्चित तौर से मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृहमंत्री जी का, कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार 11 घंटे हो गए जिस तरह से हमारे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हम लोग बैठे हैं। आखिर इस बिल के बारे में इस सरकार ने, अगर जब बिल को इंट्रोड्यूस किया था किरण रिजिजू जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, अगर इस सरकार की मंशा होती कि हम जो 44 अमेंडमेंट लेकर के आए हैं उसी बिल को एज इट इज पास कराना है, तो निश्चित तौर से लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, सीधे उस बिल को हम पास करा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, खड़े होकर के उन्होंने कहा पूरे देश के सामने कि हम इस बिल को पास करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर साहब आप रेफर कर दें, जिससे देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्य के ऑफिशियल्स के साथ, या हमारे शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, या हमारे बार एसोसिएशन हो, या फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सभी के साथ हो। और मैं समझता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया और शायद इतिहास में इसी हमारे सभी सदस्य माननीय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बैठकें होती है, पूरे साल में 24 बैठक, 25 बैठक, 26 बैठक होती है। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 5 महीने में 38 बैठकें करने का काम किया है और इसके बावजूद भी ये कहा जाए 38। मैं कहता हूं जितने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, आज उनमें से चाहे जावेद साहब, चाहे अभी बोल रहे थे बेनीवाल जी कि जेपीसी के चेयरमैन बोलने नहीं दे रहे थे। जेपीसी के चेयरमैन हफ्ते में 5 दिन बैठक करना चाहते थे, 4 दिन करना चाहते थे। जेपीसी के मेंबर हमारे उधर के स्पीकर साहब से जाके कहते थे कि साहब 15 दिन में 2 बैठक होनी चाहिए। तो मैं बोलने के लिए दिल पे हाथ रख के कह दें कि शायद अपनी स्टैंडिंग कमेटी में उतना बोलने का अवसर नहीं मिला होगा जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन लोगों को बोलने का अवसर मिला। और आज मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, ये पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। आप स्वीकार करें न करें, आप इसका विरोध करें, लेकिन उस कमेटी में जो आप बहुत से कंसर्न उठा रहे थे, जो आप बहुत सी बातों को उठा रहे थे, आज उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस किया। इनके प्रेमचंदन जी ने कहा जेपीसी को अधिकार ही नहीं है कि वो रिकमेंडेशन कर सके, अमेंडमेंट कर सके कानून का। गृह मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, उसमें मुझे नहीं कहना। लेकिन आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं अपने सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपका सौभाग्य होगा, इतिहास बताएगा कि जिस जेपीसी के आप मेंबर थे उसकी सारी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। ये कोई साधारण बात है। आज कम से कम उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरह से हमने डिटेल डिस्कशंस किया और डिलिब्रेशंस किया, और इसके बावजूद किसी भी सदस्य से मैंने ये नहीं कहा होगा, अगर उन्होंने आधे घंटे बात रखनी चाहिए होगी, 1 घंटे रखनी चाहिए होगी,
सबको मैंने पूरा अवसर दिया। 11 बजे से बैठक शुरू करते थे, 7 बजे 8 बजे तक बैठक करते थे। और इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहां के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया, और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही वैसी साहब, वो मिल जाती 18 मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। कल आदिवासी, दलित, ईसाई, गरीब हिंदू को भी उनकी धार्मिक जो संपत्तियां उनको हड़पने का काम किया जा रहा है। भाजपा की सरकार जब झारखंड में सरकार थी, आपने वक्फ की तर्ज पे ही आदिवासी दलितों के जो पूजा स्थल थे उनकी जमीन को लैंड बैंक के रूप में उपयोग करने का जो काम किया था और आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया था। एक तरफ जब हिंदू धर्म के त्योहार आते थे तो मुस्लिम खुशियां मनाते था, और मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म के लोग ये खुशियां मनाते थे सब मिलकर करेंगे। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि घर के अंदर आइसोलेट करने की बात होती है, पुलिस जाब्ता लगाना पड़ता है। इस तरह का जो माहौल है हमारे देश के लिए घातक रहेगा। इतिहास के हर पन्ने में देखा जाए कि जब धर्म में नहीं बटे हैं, हम एकजुट के लड़े हैं तो बाहरी आक्रमणकारी को हमने भगाया है। लेकिन का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़े थे, और उस युद्ध खानवा के युद्ध में 12,000 मुस्लिम मारे गए थे। हकीम का सूरी और राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ जब खड़े थे तो महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह और जगमाल अकबर के साथ खड़े रहे थे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस वक्फ बिल पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया। मैं और मेरी पार्टी इस जो बिल लाया गया है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल का इतिहास आने वाले समय में उस हिसाब से पढ़ा जाएगा। मैं पिछले 2018 की बात कहूंगा। 2 अप्रैल के दिन इस देश के अंदर ST/SC कानून, ST/SC एक्ट को लेके जो छेड़छाड़ी है उसको कमजोर करने की जो काम किया गया था, और 2 अप्रैल के दिन पूरे देश के अंदर ST/SC ने आंदोलन किया था। उन जो शहीद हुए थे उस दौरान उन लोगों को भी मैं याद करना चाहूंगा। आज वही 2 अप्रैल के दिन, तो आने वाले समय में ST/SC मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए ये काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। हमारा देश को विश्व में अनेक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज उसी भारत देश में वक्फ बिल, औरंगजेब, हिजाब, मंदिर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करके नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिससे देश को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एक वक्त हुआ करता था हमारे देश के अंदर, जब मुस्लिम धर्म के त्योहार आते थे तो हिंदू धर्म सहित अन्य धर्म के लोग खुशियां मनाते थे सब मिलके। एक तरफ एक तो बंद करवा दो कोई। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ओके अध्यक्ष जी,
मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले, क्योंकि राजकुमार भी इस बात को कह रहे थे, ये 2 अप्रैल का दिन विशेष है सर। मैं जेल में था सहारनपुर, 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, 13 नौजवानों ने शहीदगी दी सर। मैं उनको नमन करता हूं सर। और आज फिर 2 अप्रैल है, एक और शहीदगी की तैयारी लग रही। तो मैं उन क्रांतिकारियों को भी आज याद करता हूं जिन्होंने, मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। सर, अंदाजे जमाना कहता है कि मौजे हवा रुख बदलेंगी, अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से सरारे निकलेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक मूल्य एवं सांप्रदायिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संवैधानिक अधिकारों, विधिक सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर आघात है। विधेयक वक्फ प्रबंधन को कुशल और प्रभावी बनाने का दावा करता है, लेकिन इसके 44 संशोधन इन वादों को पूरा करने में असफल है। हमारा मानना है कि इस संशोधन से स्पष्टता, साक्ष्य और मूल कारण विश्लेषण का अभाव होगा। पूर्व संशोधनों का मूल्यांकन नहीं होगा, हितधारकों से परामर्श की पारदर्शिता नहीं होगी, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, स्थापित कानून और इस्लामी सिद्धांत और संविधान की भावना का उल्लंघन होगा। असत्य वादे बनाम वास्तविक प्रभाव, विधेयक सुधार और सशक्तिकरण का दावा करता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक संपत्तियों के पुनः वर्गीकरण, जब्ती का प्रावधान संशोधन 39A, ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। जिलाधिकारी को अत्यधिक अधिकार प्राप्त करना, संशोधन 4B। जिलाधिकारी सर सरकार के होते हैं, वो सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने MP बैठे हैं विपक्ष के, इनसे पूछ के देखो कि इनके जिले में क्या हाल है। इनका जिलाधिकारी सुनता है नहीं सुनता, MP बैठे हैं, पूछ के देखो विपक्ष के, आपको पता लग जाएगा। सर, धार्मिक विशेषज्ञता या समुदाय की सलाह के बिना निर्णयों से संपत्ति विवाद और विश्वास की कमी उत्पन्न होगी। ट्रिब्यूनल की शक्ति कमजोर करना और मुस्लिम प्रतिनिधित्व हटाना, संशोधन 10B। धार्मिक कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और पक्षपाती निर्णय, दानकर्ता इच्छा की उपेक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, संशोधन 5A। दानकर्ता द्वारा समर्थन वापस, जिससे सामुदायिक संस्था कमजोर हुई। गैर मुस्लिमों द्वारा स्थापित वक्फ सुरक्षा समाप्त करना, संशोधन 104 की समाप्ति। अंतर धार्मिक सौहार्द प्रभावित होगा सर। सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियों पर सीमा अधिनियम लागू करना, संशोधन 27B। कब्जा की गई संपत्तियों की स्थायी हानि, धार्मिक विषयों को दरकिनार कर वक्फ निर्धारण करना, संशोधन 6C। धार्मिक ज्ञान के अभाव में संपत्तियों का गलत वर्गीकरण, पंजीकृत वक्फ घोषणाओं को अपराध घोषित करना, संशोधन 312। भय के माहौल में धार्मिक दान में गिरावट, मनमाने सर्वेक्षण को और वर्गीकरण की अनुमति देना, संशोधन 8A। धन्यवाद वकील साहब। सर, अभी पूरा दो जाने दो। सारी धाराएं पढ़ दोगे आप तो? सर, 2 मिनट में खत्म करूंगा और ये इंपॉर्टेंट है सर, मौका दीजिए सर। बिना जवाबदेही के बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों का पुनः वर्गीकरण, प्रशासनिक भ्रम और प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाना, संशोधन 12D। कानूनी विवादों और कुप्रबंधन को वक्फ बोर्डों की विश्वसनीयता का नुकसान, अस्पष्ट आधारों पर राज्य द्वारा वक्फ बोर्ड को भंग करने का अधिकार, संशोधन 3C। राज्य के व्यापक विरोध प्रदर्शन धार्मिक लक्ष्य का लक्ष्य है। सार्वजनिक हित के नाम पर वक्फ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, संशोधन 37C2। व्यापक स्तर पर अशांति विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था गंभीर स्थिति। सर, सरकार के उद्देश्य से नजर आता है मुस्लिम समुदाय के योगदानों पर नियंत्रण स्थापित करना, मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्ति वंचित करना, वक्फ स्थापित करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना, वक्फ वाकिफ और मुतवल्ली की इस्लामी परिवार परिवर्तन करना। इस विधेयक को वर्तमान रूप से स्वीकार करें और समावेशी परामर्श, कानून स्पष्टता, संवैधानिक धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। सर, ये तो बिल पे था सर, क्योंकि आप कहते हैं बिल पे बोलना चाहिए 2 दिन नहीं, लेकिन सर मैं सुबह से सुन रहा हूं सर 2-3 चीजें बोलूंगा सर। जो विद्वान सरकार मुसलमानों की कितनी हितैषी है सर, कुछ कह रहे हैं क्या? जो विद्वान होता है वो बिल पे बोलता है। सर, बस खत्म कर रहा हूं। सरकार कितनी हितैषी है सर? केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए, और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर। कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ,
और कहीं एक मुस्लिम एमपी पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा ये कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और ये तब तक रहेगा जब तक सर अपनी सरकार सोच नहीं होती। धन्यवाद सर। आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उसमें डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, आज संशोधन बिल को लाया गया है। इस बिल का सीधे सीधे ताल्लुक देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है। आप बोलो, बोलिए प्लीज बी सीटेड। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं बोलेगा बारवे जी। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बिल लाया गया है, आज देश को जरूरत क्या चीज की है, आज किस चीज पे चर्चा होना चाहिए, आज देश की जरूरत क्या है, आज देश की जरूरत क्या है। आज देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसमें सबको मिलने वाली थी। क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल चुकी? क्या देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन के भाषण करते हैं, क्या भाषण करते हैं कि कांग्रेस चुनकर आएंगे तो ये अल्पसंख्यकों के लिए आपका मंगलसूत्र छीन लेंगी, आपका गाय छीन लेंगी, आपका भैंस छीनकर जो बड़ी आबादी है उनको दे देंगी। ये देश के पंतप्रधान अपने भाषण में बोलते हैं और वो आज बता रहे हैं कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं। अरे किस तरीके से हितैषी है आप, जब आप बात एक तरफ करते हैं कि मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि हमें वक्त में गरीब मुस्लिम को न्याय देना है। वक्त में क्या न्याय देने वाले हैं आप? 1995 में जो चीजें थी वही चीजें आज आपने दिखाए हैं। कमिश्नर के लिए कलेक्टर का नाम दे रहे हैं। क्या इसके पहले 95 में जो बिल लाया था कांग्रेस ने, उसमें क्या महिला को आप ले नहीं सकते? कहां लिखा है कि महिला ले नहीं सकते करके? कहां लिखा है कि मुस्लिम ही होना चाहिए? उसके बाद भी आप सिर्फ ढोंग करने के लिए बिल लेकर आए हैं। आज कौन बिल मांग रहा है? आज बौद्ध धर्म को मानने वाला, आज मंत्री भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आज पूरे देश में बौद्ध गया के ऊपर कितने तो आंदोलन लेके जा रहे हैं, पूरे देश से बौद्ध धर्मी जा रहे हैं, महाबोधि महाविहार के लिए संशोधन मांग रहे हैं। उसमें संशोधन क्यों नहीं ला रहे आप लोग? जिसकी मांग हो रही है वो चीज मांग आप पूरी नहीं कर रहे और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जहां से चुनकर आता हूं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रामटेक है। मैं प्रभु श्री राम का रामटेक से चुनकर आया हूं। वहां पर भी इन्होंने जो डबल इंजन की सरकार है, 300 साल पुराने औरंगजेब को निकालकर नागपुर में दंगे करने का काम इन्होंने किया है। जब दंगा होता है, आग लगती है, तो वो हिंदू मुस्लिम देखती नहीं। अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन जल रहा है? आप किस चीज की बात कर रहे हैं? वक्त पे क्या देने वाले हैं आप मुस्लिमों को? कुछ नहीं देने वाले। सिर्फ ढोंग और ढकोसला करने के लिए यह बिल लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिमों की हालत क्या है? शैक्षणिक अहिंसा क्या है उनकी वाली? नौकरी में कहां जगह है उनको? सर, सच्चाई बता रहा हूं, आप हंस रहे हैं। बताइए आप। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद में क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आते हैं? सिर्फ राष्ट्रवाद में क्या भारतीय जनता पार्टी आती है? अरे इस देश का नागरिक जब तक के
इस देश का नागरिक जब तक के खुद मजबूत नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद पूरा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं, 1995 में वक्फ कानून में सर्वे कमिश्नर होते थे, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है, जो वक्फ प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करते हैं और सर्वे करते हैं। उसके बाद वक्फ को दान कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी। वक्फ किसी के ऊपर भी कैसे भी करके कोई भी जमीन ले नहीं सकता। उसके लिए राज्य सरकार है, कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर है, सारे लोग सारी प्रक्रिया करने के बाद ही वक्फ को दान कर सकते हैं। किसी की भी प्रॉपर्टी चाहे गवर्नमेंट की हो या किसी अदर व्यक्ति की हो, वो वक्फ को दे नहीं सकते। ये 1995 के कानून में लिखा हुआ है। क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो गलत पढ़ रहा हूं? बोलिए श्याम कुमार बारवे जी, बोलिए, खत्म कीजिए अभी। अध्यक्ष महोदय, नहीं आ रहा। 1995 के कानून में ये कहीं नहीं लिखा था कि कोई महिला मेंबर को आप ले नहीं सकते। आज बता रहे हैं कि हमको मुस्लिम महिलाओं को आगे लाना है। क्या वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही आप मुस्लिमों को उद्धार करने वाले हैं? उनकी शैक्षणिक अर्थ क्या है? उनको रोजगार के लिए क्या किया है आपने? आज जिस चीज की जरूरत है वो चीज। महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई? न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। बहुत सही। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी, जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं
कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ये सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर, जो हमारे साथी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं, अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, सीट प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13